हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड का एग्जाम हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो चलिए, पहला चैप्टर तो आपके इंग्लिश का हो गया था और अभी हम लेके आ गए आपके सामने नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता दोस्तों, वर्ल्ड फेमस ह्यूमन बीइंग है। इनकी जो स्टोरी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है, हम सबको जानना चाहिए इनके बारे में। चलिए, और इन्हीं के थ्रू, हम इस चैप्टर के थ्रू ही जान लेते हैं। ये जो चैप्टर है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि इन्होंने अपने शब्दों में खुद ही बताई हुई है। एक्चुअली नेल्सन मंडेला जो है ना, ये जो फ्रीडम की लड़ाई लड़ी थी, वो एक एपेथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ी थी। अब भी आप लोग सोच रहे होंगे कि एपेथेटिक सिस्टम है क्या। एपेथेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को कलर के बेस पे डिवाइड किया गया था, यानी व्हाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल। ब्लैक स्किन पीपल के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, यूँ कह सकते हैं हम। कहीं भी जा रहे थे वो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बस सर्विस हो, चाहे वो स्कूल्स हो, हर जगह उन्हें एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए और उन्हें इस सिस्टम के बारे में पता चला कि हम ब्लैक स्किन पीपल को सताया जा रहा है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उन्होंने ठान ली इस सिस्टम से ब्लैक स्किन पीपल को फ्रीडम दिलाने के लिए। और इसी सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, पूरे जीवन में अपने लड़ाई लड़ी। और इस सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ते हुए नेल्सन मंडेला को लगभग 27 ईयर्स जेल में रहना पड़ा। लेकिन नेल्सन मंडेला वहां भी हिम्मत हारे नहीं, वहां से भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। अभी उसके बाद होता क्या है दोस्तों, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो इन 1994 में साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। और जो नेल्सन मंडेला है ना, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं और उस इलेक्शन में लगभग 400 सीट्स में उन्हें 252 सीट्स मिलती है। और इस तरह से नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं। और ये जो न्यूज है ना दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाती है। पूरे वर्ल्ड से फेमस लीडर्स जो थे ना, नेल्सन मंडेला को कांग्रेचुलेटरी मैसेज दे रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था, यानी पूरे वर्ल्ड को ही पता था कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है जिसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला को जीत मिली है। साउथ अफ्रीका के लोगों में इतनी खुशी थी, लोग प्रिटोरिया की रोड पे उतर गए, लाखों में लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ नेल्सन मंडेला की झलक पाने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि ये जो लड़ाई है ना, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हमने और जीती है। 10 मई 1994 का दिन था। सुबह बिल्कुल ब्राइट और क्लियर थी, और हो भी क्यों ना, बहुत ही खास दिन था साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए और नेल्सन मंडेला के लिए भी। लगभग 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, मतलब वो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले थे इलेक्शन जीतने के बाद। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ना, वो प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में थी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एम्फी थिएटर क्या है। एम्फी थिएटर मीन्स, आप स्टेडियम तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक स्टेडियम जैसी जगह जो कि ऊपर से छत नहीं है, लोगों को बैठने की जगह, खड़े होने की जगह है। तो खुली जगह पे उनका इनॉग्रेशन था और लाखों में लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे उनकी स्पीच सुनने के लिए। और तो और लगभग 140 देशों से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता लोग इकट्ठा हुए थे उनकी स्पीच को सुनने के लिए। इस दिन नेल्सन मंडेला को कंपनी दे रही थी उनकी बेटी जेनानी। उनके जो फेलो थे, यानी उनके साथ जो इस लड़ाई में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनमें से एक थे मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने कि जब इनॉग्रेशन सेरेमनी में शपथ लेने की जब बारी आई तो सबसे पहली बार शपथ लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क, जो कि एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का उन्होंने ओथ लिया। और उसके बाद आते हैं मिस्टर थैबो मैप्की भी शपथ लेते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। और अब बारी आती है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जब अपनी स्पीच देते हैं तो सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका की जनता को धन्यवाद बोलते हैं, और वो ये बोलते हैं कि ये जो जीत है वो अकेले मेरी जीत नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है, पीस की जीत है, जस्टिस की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। वो बोलते हैं आज के बाद हम लोग एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करेंगे जिसपे आने वाली जनरेशन को साउथ अफ्रीका पे गर्व होगा। और अभी तक ये जो ऑपरेशन सिस्टम चला आ रहा था, जहां पे एक जाति के लोग दूसरे, एक कलर के लोग कह सकते हैं, दूसरे कलर के लोगों को सता रहे थे, वो सिस्टम अब कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये वो वादा करते हैं साउथ अफ्रीका के लोगों से। लोगों में इतना उत्साह था, इतनी खुशी थी कि जब लोग इकट्ठा हुए उनकी स्पीच सुनने के लिए, तो जेट से उनके ऊपर फूलों की बारिश करी जा रही थी। यानी कि हम पिक्चर से भी देख सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे देश में पूरे खुशी का माहौल था। अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान नेल्सन मंडेला पुराने दिनों को याद करते हुए बोलते हैं
कि ये वही दिन था, आज ये लोग जो उन्हें सैल्यूट मार रहे हैं ये वही लोग हैं जो लोग एक टाइम पे जब वो इस सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें जेल में डाल दिया करते थे, ऐसा कह सकते हैं, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेल्सन मंडेला ये भी याद करते हैं कि और बोलते हैं कि अब वो दिन चला गया डिस्क्रिमिनेशन वाला, अब ऐसी सिचुएशन नहीं रही, अब सब मिलजुल के रह रहे हैं, चाहे वो व्हाइट स्किन पीपल हो चाहे ब्लैक स्किन पीपल हो, सबको इक्वल राइट्स है, सबको इक्वल फ्रीडम है। लेकिन वो उसी दौरान ये भी कहते हैं कि ये जो एपेथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में हमारी जीत है उसके लिए हजारों लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी। ये इतना आसान नहीं था, ये जो जर्नी रही एपेथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ने की वो इतनी आसान जर्नी नहीं थी। उसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को क्या किया, सैक्रिफाइस किया। उनमें से कुछ लोगों को याद करते उनका नाम देते हैं, वो जैसे कि ओलिवर टैम्बो हो गए, वॉल्टर सिस्लू हो गए, चीफ लुथुली हो गए, यूसुफ दादू हो गए, ब्रैम फिशर हो गए, रॉबर्ट सोबकी हो गए। अभी दोस्तों ये जो एपेथेटिक सिस्टम है ना, हम एपेथेटिक के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन ये एपेथेटिक सिस्टम आया कहाँ से, ये देन किसकी थी? एक्चुअली होता ये है कि जो एपेथेटिक सिस्टम था ना वो एंग्लो बोर वॉर की देन थी। अभी एंग्लो बोर वॉर क्या है? ये जो वॉर था ना, ब्रिटिश लोगों ने साउथ अफ्रीका पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। और इस दौरान क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन पीपल थे ना वो ब्रिटिश से मिल गए, और ब्रिटिश से मिलकर इन्होंने एक सिस्टम लाया, ब्लैक स्किन पीपल को अपने आप से उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया और उनको डोमिनेट करना चालू कर दिया। और यहां से आता है एपेथेटिक का सिस्टम, जिसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला और उनके जैसे हजारों लोग लड़ाई लड़ते हैं और अपने देश में इस सिस्टम को खत्म करते हैं। नेल्सन मंडेला ये चीजों को याद करते हुए ये भी बोलते हैं कि जो एक हमारी लाइफ में, जो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो जो बेसिक ऑब्लिगेशंस होते हैं, लगभग उनका कहना था कि हमारे पास लगभग जो मेन बेसिक जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों, अपने वाइफ के प्रति, और दूसरा होता है अपने देश के प्रति। और हर कोई बंदा जो है ना एक लेवल पे कहीं ना कहीं दोनों ऑब्लिगेशंस को क्या करता है, निभाता है, पूरा करता है। लेकिन नेल्सन मंडेला जब ये एपेथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं मैं देश के लिए लड़ तो रहा हूं लेकिन मैं अपनी फैमिली के प्रति जो ऑब्लिगेशंस है वो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पूरी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उन्हें ये पता था कि ये जो एपेथेटिक सिस्टम है, अगर इसके अगेंस्ट में हमें जीत मिल गई तो वो केवल मेरी जीत नहीं रहेगी, फैमिली की जीत रहेगी, पूरे देश की जीत रहेगी, पूरी सोसाइटी की जीत रहेगी। लास्ट में नेल्सन मंडेला ये बोलते हुए अपनी बातों को खत्म करते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्रीली व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। वो ये बोलते हैं कि मैं तब तक फ्री नहीं हूं, उसी तरह फ्री नहीं हूं जिस तरह से अगर मैं किसी दूसरे का फ्रीडम ले रहा हूं। मीन्स कहने का कि अगर मैं दूसरे का फ्रीडम उससे ले रहा हूं, छीन रहा हूं, तो मैं भी फ्री नहीं हूं और वो भी फ्री नहीं है। और अगर कोई दूसरे को सता रहा है तो सताने वाला भी और जिसको सताया जा रहा है, दोनों की ह्यूमैनिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको जान के ये खुशी होगी कि ये जो स्ट्रगल रहा उनका एपेथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में, इसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला और इसी वजह से नेल्सन मंडेला और उनके साथी मिस्टर F.W. डी क्लर्क को 1993 में नोबेल पीस प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि इतने पीसफुली तरीके से इन्होंने जो एपेथेटिक सिस्टम है अपने देश से एलिमिनेट करा। इस सिस्टम को जो एलिमिनेट करा इसके लिए उन्हें रिकॉग्नाइज करा गया, अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज। तो चलो बच्चों, समरी तो हो गई हमारी। अब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग कर लेते हैं हम लोग। और वर्ड मीनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चैप्टर के आंसर करने के लिए, क्योंकि आपको आंसर पता भी होगा और अगर वर्ड्स नहीं आ रहे आपके दिमाग में तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। मैं जैसा कि हमेशा बोलता आ रहा हूँ आपको, कोई भी चैप्टर का आप समरी पढ़ते हो ना तो उसके बाद आप एक बार चैप्टर खुद से रीड करो। खुद से रीड करोगे तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, जब आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। मैंने तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप नॉर्मली सुनते नहीं हो। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को पता होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, जो वर्ड्स कुछ नए जैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हो गया, पहला वर्ड है अपना डॉन। डॉन का मतलब क्या है, बिगैन ऑफ अ डे, मतलब दिन की शुरुआत या सुबह बोल सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आता है ऑ बोले तो एक सरप्राइजिंग वर्ड है। जब कोई भी सीन या कोई भी चीज़ ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं तो बोलते हैं ऑ। तो ऑ मीन्स हो गया अमेज या अचंभित। डेप्यूटी मीन्स क्या हो गया,
सेकंड इन कमांड या उसको बोलते हैं उप सहायक, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हो गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के जस्ट नीचे वाला, तो उनका बोल सकते हैं सहायक। फिर आता है अपना इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है, फ्रीइंग या हम लिबरेशन भी बोल सकते हैं या रिलीज बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो मुक्ति, मतलब किसी को फ्री करना, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अपन स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्मॉल या नैरो रिवर, मतलब यानी कि ये वाटर फ्लो से रिलेटेड है या वो रिवर भी हो सकता है, और उसको हिंदी में बोलते हैं अपन धारा। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर का क्या होता है, जैसा कि मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने बताया था एम्फी थिएटर का मतलब, एम्फी थिएटर का मतलब होता है एन ओपन थिएटर या अखाड़ा, या इंग्लिश में जैसे नॉर्मल समझना तो हम स्टेडियम जो कि ओपन रहता है, ठीक है। इसके बाद है अपना वर्ड एपेथीड। एपेथीड जैसा कि मैंने बताया पूरा चैप्टर ही एपेथीड के बारे में, नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी है ना पूरी की पूरी इसमें समाई हुई है। एपेथीड का मतलब होता है अ पॉलिसी और अ सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रंग भेद, हिंदी में बोले तो रंग भेद, मतलब कलर के बेस पे लोगों को सैग्रीगेट करना, सेपरेट करना, व्हाइट स्किन पीपल एंड ब्लैक स्किन पीपल, जैसा कि हमने इस चैप्टर में जाना है। फिर उसके बाद आता है बिसीज। बिसीज का मतलब होता है टू बी सराउंडेड बाय, यानी किसी चीजों के द्वारा घिरे रहना, घेरा डालना। फिर आता है बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब ये हो गया कि हम बंधे हुए हैं किसी चीज से, हमारे पास लिमिटेशंस है। यहाँ पे बॉन्डेज का मतलब हो गया स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, यानी गुलामी एक टाइप की। इस चैप्टर में हमने जाना कि जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनको गुलामी करनी पड़ती थी किनकी, व्हाइट स्किन पीपल की, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं बॉयहुड। बॉयहुड का मतलब क्या होता है, द स्टेट और अ टाइम ऑफ बीइंग अ बॉय, जब हम बच्चे रहते हैं, चाइल्डहुड उससे रिलेटेड है, बच्चे रहते हैं उस टाइम का जो अपना टाइम चल रहा होता है उसको बोलते हैं बॉयहुड, हिंदी में बोले तो लड़कपन। फिर आता है कन्फर। कन्फर यानी ग्रांट, ग्रांट यानी प्रदान करने, यानी सहमति देना, अनुमति देना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मतलब क्या हो गया, रिड्यूस या इम्पोज या रिस्ट्रिक्शन ऑन, या उसको हिंदी में बोले तो घटाना। जैसे कि यहाँ पे अगर चैप्टर से आप रिलेट करोगे तो कर्टेल का मतलब जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनकी फ्रीडम को क्या कर दिया गया था, कर्टेल यानी रिड्यूस कर दिया गया था, उसमें लिमिटेशंस थी उनकी फ्रीडम को लेके, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं डिफाइज। डिफाइज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज टू ओबे। रिफ्यूज टू ओबे मतलब बात ना मानना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अवेल ना करना। फिर आते हैं इसके बाद डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, हेटेड, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, नहीं घृणा करना, जो लोग घृणा करते हैं मतलब नफरत करते हैं दूसरे के लिए, तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, डिस्पाइज। फिर इसके बाद आता है डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब क्या है, अ पर्सन कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस। हम ऐसे पर्सन को डिग्निटरीज बोलेंगे जो हाई रैंक वाले ऑफिसर्स हैं, जैसे आर्मी में होते या अपन पॉलिटिक्स में ले लें उसमें भी जो मतलब बड़े बड़े नेता होते हैं, तो उनको हम कंसिडर कर किस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग डिग्निटरीज की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद आता है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी और रिस्पेक्ट। डिग्निटी मतलब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जिसके लिए तुम क्या डिजर्व करते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, प्रतिष्ठा उसको हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है फ्राइटनेड। फ्राइटनेड मतलब क्या होता है, अफ्रेड और एनेक्सियस, यानी जो डरा हुआ है, भयभीत। फिर इसके बाद आता है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस आर ड्यूटी और कमिटमेंट या कर्तव्य, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने बताया था अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि हमारे जो लाइफ में होता है दो टाइप की ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक तो अपनी फैमिली के प्रति और दूसरा होता है अपने देश के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे आता है दूसरा अगला वर्ड जो है अपना ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट या उसको बोलते हैं परसिक्यूशन, मतलब उत्पीड़न। उत्पीड़न हिंदी में बोलते हैं, या उसको बोलते हैं सताना किसी को, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्लेज्ड। प्लेज्ड मतलब क्या होता है, कमिटेड या प्रतिज्ञा की, मतलब कोई भी, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने क्या प्लेस किया था, अपने देश को ये जो एपेथीड सिस्टम था उससे मुक्ति दिलाने की, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अपना पोजेशन। पोजेशन मतलब ऑनरशिप या अधिकार। फिर आता है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी घृणा करना। फिर इसके बाद आता है रिबेलियन। रिबेलियन मतलब क्या होता है, रिवोल्ट, अपराइजिंग या विद्रोह करना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब जो चेंज होता रहता है, जो कि स्टेबल नहीं है, इसका मतलब है देखो नॉट परमानेंट या तो अस्थायी बोलते हैं हिंदी में। फिर इसके बाद आता है सॉन। सॉन का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस करना या बोलते हैं शपथ हिंदी में। फिर आता है अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड मतलब जो जानबूझ के नहीं किया जा रहा, अपने आप हो रहा है, ठीक है। नॉट प्लान्ड और मेंट, अनायास ही, मतलब यूं ही हो रहा है, प्लान नहीं किया गया फिर भी। फिर आता है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब राइटियस या सैक्रेड या सदाचारी। वर्चुअस यानी या गुणवान भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यार्न मतलब क्या होता है, सल्क, मोप या हिंदी में बोले तो उदास होना, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको
आपके लिए हेल्पफुल ऐसा रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो। दैट विल बी बेटर फॉर यू। अभी हम मूव ऑन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस वापस आए, वापस पूछे जाएं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिन टॉपिक से ये क्वेश्चंस बने हैं ना, उन टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बेटर है कि आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे अंडरस्टैंड करो, और वो टॉपिक या वो पैराग्राफ बुक में है तो उसको वापस पढ़ो, अच्छे से समझो उसको। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रीडम मीन टू मैंडेला इन द चाइल्डहुड। बचपन के दिनों में नेल्सन मैंडेला के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था? तो उसका आंसर दिया हुआ है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मैंडेला वाज क्वाइट लिमिटेड। ही कंसीडर्ड इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड्स, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, फ्री टू रोस्ट मिलीज एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। बचपन के दिनों में मैंडेला के लिए जो फ्रीडम का मतलब क्या था, एक सीमित था, एक दायरा था उसका। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि कहीं भी वो फ्रीली दौड़ सकते हैं, खेतों में घूम सकते हैं, नदियों में वो तैर सकते हैं, या फिर स्लो दौड़ने वाले बुल्स की सवारी कर सकते हैं। उनके लिए फ्रीडम बस इतना ही था, क्योंकि चाइल्डहुड में तो हमारा देश दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में पता नहीं था, नहीं रहता है। इसी तरह उनका भी बचपन था, उन्हें भी देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता नहीं रहता है। जितनी मतलब जिस एटमॉस्फेयर, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते उतने भी वो क्या थे, खुश थे। तो उनके लिए जो बचपन में फ्रीडम का मतलब था वो क्या था, सीमित था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन, व्हाट डिड मैंडेला थिंक फॉर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। मैंडेला का क्या मतलब है ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड से? ऑप्रेसर मतलब क्या हो गया, जो सताने वाला होता है। ऑप्रेस्ड मतलब जो जिसको सताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंडेला को देखो आंसर क्या दिया हुआ है, मैंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑप्रेसर्स एंड ऑप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मैंडेला का मतलब है इस वर्ड से कि जो ऑप्रेसर यानी जो सताने वाला है, और ऑप्रेस्ड जिसे सताया जा रहा है, दोनों क्या है, मानवता से परे हैं, मानवता से दूर हैं। ठीक है ना? कैसे? ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हैटेड व्हाइल ऑप्रेस्ड हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। ऑप्रेसर, ये बता रहे हैं मैंडेला कि जो ऑप्रेसर है वो क्या है, घृणा का आदी हो चुका है, मतलब उसे बस घृणा ही करनी है दूसरे से। और जो ऑप्रेस्ड है यानी जिन्हें सताया जा रहा है, वो क्या हो चुके हैं, उनका जो है मानवता से विश्वास उठ चुका है, उन्हें मानवता जैसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें सताया जा रहा है। तो मैंडेला ये कहना चाहते हैं कि चाहे ऑप्रेसर है या ऑप्रेस्ड है, दोनों को क्या करना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए, अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके बोर्ड में, व्हाट डिड मैंडेला रियलाइज्ड अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। जब मैंडेला धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उन्हें अपने भाई बहनों के बारे में क्या रियलाइज होता है? मैंडेला रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर। मैंडेला को ये रियलाइज होता है कि जो उनके भाई बहन हैं वो अपने ही देश में फ्री नहीं है। किस वजह से? अपने कलर की वजह से, क्योंकि वो सब ब्लैक स्किन्ड होते हैं। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वॉज कटेड। जो फ्रीडम थी उनकी सोसाइटी में वो क्या चुकी है, रिड्यूस कर दी गई है, मतलब लिमिटेड कर दी गई है। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर द फ्रीडम। इसलिए मैंडेला क्या डिसाइड करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर वो क्या चुने जाते हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। और फिर ये इस एपेथीट की लड़ाई को वो जीतते हैं और सबको फ्रीडम दिलाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थोड़ा बड़ा भी है। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमैनिज्म एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब यहाँ पे फ्रीडम पूछ रहा है कि जो तुमको किसका मतलब डिस्क्राइब करना है, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रीडम की क्या वैल्यू है, कितना मायने रखता है वो, किसके लिए, सभ्यता के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हैं हम लोग। एवरीबडी वेदर ह्यूमन और अदर क्रिएचर्स वांट्स टू लिव फ्री एज फ्रीडम इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बींग्स। हर कोई, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, सब फ्री रहना चाहते हैं, कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। The value of freedom is better known to that human being who has not tasted it till he gets। यहां पे ये बोला जा रहा है कि फ्रीडम की असली वैल्यू जो है, रियल वैल्यू वही समझता है जिसने फ्रीडम
टेस्ट करी ही नहीं है, और जब उसे फ्रीडम मिलती है तो उसकी वैल्यू करता है कि हाँ भाई फ्रीडम का मतलब क्या होता है। A person who is chained with the limits and not allowed to perform his duty freely values freedom more than anyone else। वो आदमी जिसमें क्या है, शाखाओं से बंधा हुआ है, जो अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से नहीं निभा पा रहा है, उसके पास लिमिटेशंस है, उसे पता होती है कि भाई फ्रीडम की वैल्यू क्या है। मतलब अगर वो उसे फ्री कर दिया जाए तो रियलाइज होता है कि अभी मैं वो सब कुछ कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, तो उससे बेटर तरीके से समझ में आता है कि फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है। थिंक अबाउट, जैसे कि एग्जांपल देके समझाया है, थिंक अबाउट अ बर्ड और एनिमल विच इज केज एज दे हैव द हैबिट ऑफ लिविंग विद द फुल फ्रीडम, बट इन द केस दे आर नॉट फ्री एंड देयर कंडीशंस आर वेरी पिटेबल। अब ठीक उसी तरह से फ्रीडम है, जैसे कि मान लो कोई बर्ड्स है, बर्ड्स क्या होते हैं, फ्री घूमते हैं, आज़ाद घूमते हैं। अगर उनको केज में रख दिया जाए तो क्या है, उनकी लाइफ लिमिटेड हो जाएगी, एक पिंजरे में घिरे हुए रहेंगे, तो उनको तो समझ में आएगा कि अभी वो फ्री नहीं घूम पा रहे। तो जिस तरह से इस केज में बंद पिंजरे को फ्रीडम की वैल्यू मालूम है, उसी तरह से कोई भी इंसान हो या कोई अदर क्रिएचर हो, उसे भी क्या है, फ्रीडम तभी समझ में आता है ज़्यादा अच्छे तरीके से जब तक कि वो उसको टेस्ट नहीं करता है। ठीक है। सिमिलरली लाइफ बिकम्स अ हेल इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से लाइफ क्या हो जाती है, बिल्कुल नरक हो जाती है जब अगर हमें फ्रीडम से दूर रखा जाता है, अगर हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। देयर इज नो ग्रोथ फॉर ऑफ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज फ्रीडम। सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रोज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। There is no growth of civilization as it grows only when one has freedom। civilization यानी सभ्यता का विकास कब होगा, जब आप फ्री रहोगे। अगर फ्री नहीं रहोगे तो इन सब का विकास कैसे होगा। उसी तरह से मानवता भी तभी बढ़ेगी जब क्या हो, लोगों में मानवता भावना तभी आएगी, या मानवता के प्रति विश्वास तभी आएगा जब उनके आसपास या वो खुद भी क्या हो, फ्री हो, फ्रीडम का माहौल हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अगले चैप्टर की समरी देखेंगे। मीनवाइल आप लोग इस चैप्टर को या वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि समरी पढ़ने के बाद, वोकैब पढ़ने के बाद आप प्लीज़ फिर से वो चैप्टर को अपने से रीड करो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। और जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो क्वेश्चंस किसी भी कोने से पूछा जाए आप आसानी से आंसर दे पाओगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ओके, थैंक यू।